एक समय की बात है। अंबरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बहादुर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। किसी समय में वो बहुत धनवान था, लेकिन परिस्थितियों के कारण गरीबी ने उसे घेर लिया। परिवार में कोई नहीं था। वो अकेला रहता था और गांव वालों को ही अपना परिवार समझता था। लेकिन गांव वाले बहादुर का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। अरे रे, सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया? क्या रे बहादुर, तू बाहर क्यों निकलता है? तुझे देखकर तो मेरा दिन खराब हो गया। तू घर में रहकर मनहूस कहीं का, तेरा चेहरा देखा है, अब जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होगा। अरे ऐसा क्यों कहते हो यार। मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तुम लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हो? मेरा तो कोई परिवार नहीं है। मैं गांव वालों को ही अपना परिवार समझता हूँ। अरे, हमें पता नहीं है क्या? तेरे पिता इतने रईस और भले आदमी थे, लेकिन जब से तू पैदा हुआ है तब से पूरा परिवार तबाह हो गया। और तो और तेरे पिता का सारा धन नष्ट हो गया। बेचारे इसी सदमे में चल बसे। इसलिए अपना चेहरा लेकर इधर मत आया कर तू। हाँ, बहादुर गोपाल की बातों से बहुत दुखी हो जाता है और इस कारण जंगल की ओर चला जाता है। दरअसल जब बहादुर पैदा हुआ था तब उसके घर में भयानक आग लग गई थी, जिसमें सारा धन नष्ट हो गया और उसके परिवार के लोग भी खत्म हो गए थे। इस कारण गांव के लोग बहादुर को मनहूस और कलंकित कहते थे। बहादुर जब भी गांव वालों की बातों से दुखी होता तो जंगल में जाकर बैठ जाता था। अ, भला मेरे पैदा होने से किसी का क्या नुकसान हो सकता है? मेरे परिवार में जो कुछ भी हुआ वो उनका भाग्य था। मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी ये गांव वाले ना जाने क्यों मुझसे इतनी घृणा करते हैं। बहादुर सब बातें सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसने देखा एक गधा भागते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है, मानो वो किसी से अपनी जान बचा रहा हो। अरे अरे, इस बेचारे गधे को क्या हो गया? क्या तुम्हें जंगल का कोई जानवर परेशान कर रहा है? तुम चिंता मत करो, डरो मत, मेरे पास रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बहादुर ने बड़े प्यार से उस गधे को अपने पास रखा। इतने में एक शेर उनकी ओर भागता हुआ आ रहा था। बहादुर ने झट से गधे को पेड़ के पीछे छुपा दिया। बहादुर समझ चुका था कि जरूर गधे को ये शेर परेशान कर रहा है। और मनुष्य, क्या तुमने इधर से किसी गधे को भागते हुए देखा है? मुझे जल्दी बताओ, वो मेरा शिकार है। आज मैं उस दुष्ट को खत्म करके रहूंगा और उसका ताजा ताजा मांस खाऊंगा। नहीं नहीं जंगल के राजा, मैंने तो किसी गधे को नहीं देखा। इस ओर तो गांव का रास्ता है, आपको उस तरफ जाना चाहिए। जरूर वो गधा अपनी जान बचाने के लिए उस तरफ गया होगा। हाँ, बहादुर शेर को वहां से बहलाकर भगा देता है। वह गधे को अपने घर में लेकर आता है और उसकी सेवा करता है। बहादुर ने उसका नाम नंदू रखा। बहादुर की देखभाल से नंदू कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ले नंदू, खाना खा ले। तू बिल्कुल डर मत, यहाँ तुझे कोई तंग नहीं करेगा। मेरे पास जो कुछ भी है आज से वो हम दोनों का है। हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। आज से तू मेरा अनमोल साथी है। हाँ, बिल्कुल मालिक, मैं हमेशा आपका साथ ही रहूंगा। कोई भी मुसीबत पड़ने पर आपको साथ दूंगा। मैं भी आपका उतना ही ध्यान रखूंगा जितना मेरा ध्यान रखते हैं। एक दिन बहादुर काफी परेशान दिखाई दे रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। काम नहीं दे सकते? क्या मतलब है? क्या मैं इस गांव का हिस्सा नहीं हूँ? अरे काम ही तो मांग रहा हूँ, भीख थोड़ी मांग रहा हूँ। आखिर इस गांव के लोगों का व्यवहार मेरे लिए कब बदलेगा? अब मेरे ऊपर नंदू की जिम्मेदारी है। मैं तो भूखा सो जाऊंगा। उसे उसे क्या खिलाऊंगा? नंदू बहादुर की बातें सुनकर समझ जाता है कि बहादुर को गांव वालों ने फिर से कोई काम नहीं दिया। वह खुद बहादुर की मदद करने की सोचता है। वह नगर के एक व्यापारी के पास जाता है।
व्यापारी जी, मुझे थोड़े से अनाज की जरूरत है। बदले में आप जो काम कहोगे मैं कर दूंगा। बोलिए, क्या आप मुझे अनाज दे सकते हैं? मैं काफी समय से भूखा हूँ, लेकिन मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। काम के बदले आप मुझे जो भी देंगे मुझे मंजूर होगा। हाँ, तुम एक हटे कटे गधे लगते हो। ऐसा करो, अनाज की बोरियों को घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। मैं इन्हें तुम्हारी पीठ पर लाद देता हूँ। मैं तुम्हें बदले में अनाज दे दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? नंदू व्यापारी का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अनाज की बोरियों को व्यापारी के घर तक पहुंचाने में पूरी मदद करता है। व्यापारी उसके काम से खुश होकर उसे अनाज देता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। जब से कोई भी काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं रोज आपका काम कर दिया करूंगा। बदले में आप मुझे खाने पीने की चीजें दे देना। नंदू खुशी खुशी अपने घर जाता है और अनाज को चुपचाप बहादुर के घर में रख देता है। अरे, ये अनाज कहाँ से आया? इन्हें मैं तो नहीं लाया हूँ। कहीं किसी ने गलती से तो नहीं रख दिया। लेकिन भला मेरे घर में कौन गलती से अनाज रख सकता है? शायद ये ईश्वर की कृपा होगी। हाँ। बहादुर खुशी खुशी भोजन बनाता है और अपना और नंदू का पेट भरता है। नंदू गांव में कई लोगों के काम कर दिया करता था और बदले में खाने पीने की चीज लाकर घर में रख दिया करता था। बहादुर ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि बार बार उसके घर में खाने पीने की चीज आ रही है, तब उसे संदेह होने लगा। नहीं नहीं, ये कोई आम बात नहीं। बार बार कौन मेरे घर में अनाज और खाने पीने की चीज लाकर भर रहा है? कहीं ये नंदू तो नहीं? लेकिन नंदू तो साधारण गधा है, भला वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे नंदू पर नजर रखनी चाहिए। हाँ। एक दिन नंदू अनाज लेकर घर आया। तब बहादुर को लगा कि जरूर नंदू ने कहीं से चोरी की है। अच्छा, तो तू है वो जो चोरी का सामान घर में लाता है और सोचता है कि मैं खुश हो जाऊंगा। दुष्ट कहीं का, मैं तुझे अपना बेटा समझता था, पर तुम लोगों के घर से चोरियां करता है। नहीं मालिक, मैं कोई चोर नहीं। मालिक, मेरी बात का विश्वास करो। मालिक, मेरी बात सुनो। मैं कोई चोर नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। बहादुर नंदू की कोई बात नहीं सुनता है। वो उसे चोर समझकर खूब पीटता है। गांव के कुछ लोग बहादुर को नंदू के खिलाफ भड़काने लगते हैं। बुरा मत मानना। सुना है तुम जो गधा जंगल से पकड़कर ले आए हो वो लोगों के घर में चोरी कर रहा है। मैंने तो सोचा था तुम्हें साथी मिल गया, पर वो तो तुम्हारी तरह इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। हाँ। इन जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता। मेरी मानो तो उसे जंगल में छोड़ दो। हाँ। बहादुर को गोपाल की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो फैसला ले लेता है कि वो नंदू को फिर से जंगल में छोड़ देगा। हाँ, अब मैं तुझे साथ नहीं रख सकता। तूने पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करवाई है। अब अगर मैं तुझे 1 मिनट के लिए भी अपने घर में रखा तो मुझे से कुछ अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे वहीं छोड़कर आऊंगा जहां से मैं तुझे लेकर आया था। मालिक, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन इन गांव वालों की बात पर विश्वास है। इन्होंने आपका कभी साथ नहीं दिया, पर मैं तो आपका साथी हूँ। आपको मेरी बात एक बार सुननी चाहिए। हाँ। बहादुर नंदू की कोई बात नहीं सुनता है और वो गुस्से में उसे जंगल में उसी जगह पर छोड़ आता है जहाँ से वो उसे लेकर आया था। नंदू के जाने के बाद बहादुर बहुत दुखी और बीमार रहने लगता है। उधर 2 चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर सैनिकों की नजर पड़ जाती है।
देखो, वो दोनों चोर हैं। हमें उन्हें हर हाल में पकड़ना होगा। उन्होंने पूरे गांव का जीना हराम कर दिया है। आज वो बचना नहीं चाहिए। दौड़ो, पकड़ो उन्हें, पकड़ो। चोर आगे भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे राजा के सैनिक। आखिरकार जब चोरों को लगा कि वो बच नहीं पाएंगे, तब उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने चोरी किया हुआ सारा सामान पास के घर में रख दिया और वहां से गायब हो गए। भागो, भागो। अगर राजा के सैनिकों ने हमें पकड़ लिया तो दोबारा चोरी करने के लायक नहीं रह जाएंगे। ये तरकीब अच्छी है। अब सैनिकों का ध्यान भटक जाएगा। कम से कम हमारे पीछे तो नहीं भागेंगे। हाँ, जान बची तो लाखों पाए। जान सलामत रहेगी तो फिर से चोरी कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, अब सैनिक हमारे पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं रास्ते में कुछ गहने गिराते हुए उस आदमी के घर में सब कुछ छिपा दिया है। अब लोगों को लगेगा कि मोही चोर है। हाँ। राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ गहने गिरे हुए हैं। जब उन्होंने गिरे हुए गहनों का पीछा किया, तब एक घर के सामने पहुंचे। उन्होंने घर के अंदर जाकर तलाशी लेना शुरू कर दिया। दरअसल ये घर किसी और का नहीं, बल्कि बहादुर का था। अरे आप लोग कौन हैं और अचानक मेरे घर में क्यों आ गए? इस प्रकार मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? मैं तो कब से बीमार पड़ा हूँ। एक काम करते हैं, उसे पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। राजा इसे चोर समझकर दंड देंगे। असली चोर तो भाग गए, अब उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हाँ, बात तो ठीक कह रहा है मित्र। वैसे भी देखो, चोरी किए हुए गहने इसके घर से बरामद हुए हैं। इसका मतलब यही चोर है। हाँ, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तुमने राजा के खजाने से चोरी की है और पकड़े जाने पर नाटक कह रहे हो। चलो हमारे साथ। बहादुर को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बहादुर कुछ समझ नहीं पाता है कि अचानक उसके साथ ये क्या हो गया। वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता चोरी किए हुए गहने मेरे घर में कैसे आए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो कई दिनों से बीमार पड़ा हूँ। महाराज, ये देखिए, चोरी का सारा सामान उसके घर से बरामद हुआ है। जरूर इसी ने चोरी की है, इसलिए हम इसे पकड़कर आपके सामने लेकर आए हैं। अब आप ही इसे कड़ी से कड़ी दंड दीजिए महाराज। राजा बहादुर को कारागार में डाल देते हैं। 15 दिन बाद उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। गांव में हर तरफ बहादुर के बारे में बात हो रही होती है। अरे सुना तुमने, बहादुर को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। बेचारे की किस्मत ही खराब है। मुझे तो नहीं लगता वो चोरी कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके घर से सामान बरामद किया गया है। ऐसे में सबका शक उसी पर है। हाँ, अरे क्या बता, गरीब था, सोचा हो चोरी करके अपनी गरीबी दूर कर ले, लेकिन बेचारा पहले ही प्रयास में पकड़ा गया। सुना है राजा ने 15 दिन बाद उसे फांसी देने की सजा सुनाई है। अब तो उसे कोई नहीं बचा सकता। उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। यह खबर काफी तेजी से फैल चुकी थी कि बहादुर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दिन जब नंदू बड़े मजे से एक खेत में फल खा रहा था, तभी उसे 2 लोगों की बातें सुनाई पड़ी। हाँ भैया, अब तो किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। जी बहादुर पर कोई शक नहीं कर सकता। अब उसकी फांसी के दिन नजदीक आ गए हैं। बेचारा ऐसी चोरी के आरोप में फंसा कि अब उसे कोई बचाने वाला भी नहीं है। नंदू को जब पता चला कि बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तब उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो बहादुर पर लगे आरोप को हटा कर रहेगा। एक दिन जंगल में नंदू का भी मन नहीं लग रहा था।
एक दिन नंदू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अरे पर कौन है जो आधी रात को सभा कर रहा है? चैन से सोने नहीं देते ये लोग। मनुष्य को चैन नहीं और गांव शहर में भरे हुए हैं। अब जंगल में किसी को चैन से नहीं जीने देंगे। बड़बड़ाता हुआ नंदू खड़ा हुआ और पेड़ के उस पर देखता तो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। उनमें से एक उनके मुखिया। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार बहुत बड़ा हाथ मारना है। ध्यान रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार हम राजा का खजाना लूट कर रहेंगे। तुम सब तैयार हो जाओ। पिछली बार जो गलती हुई थी वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अरे आप चिंता मत करो मालिक, इस बार कोई गलती नहीं होगी। अगर हम पकड़े जाएंगे तो भी आपका नाम कहीं नहीं आने देंगे। हम अपनी जान दे देंगे। वो तो पिछली बार सैनिकों ने हमें देख लिया था, इस कारण हमें वहां से भागना पड़ा। अरे पागल है क्या? पकड़े गए तो वो राजा कैसे भी करके सरदार तक पहुंच जाएगा। इसलिए बचने के दूसरे उपाय ढूंढने होंगे। हमें रूप बदल कर चोरी का अंजाम देना होगा, क्योंकि राजा के सैनिक पहले से सतर्क हो चुके हैं। हाँ। दरअसल मुखिया और उसके तीनों चोर अक्सर बड़े बड़े घरों में चोरियां किया करते थे। इन्हीं चोरों के कारण बहादुर को कारावास का दंड भी हुआ था। उनकी बातें ध्यान से सुनी और वो सीधा राजा के महल उनसे मिलने जा पहुंचा। महाराज, अगर आप मेरे मालिक बहादुर को फांसी देने का फैसला बदल लेते हैं तो निश्चित ही मैं आपको सारे चोरों का पता बता दूंगा। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं खुद उन चोरों को जंगल में बात करते हुए सुना हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि चोर कहाँ रहते हैं। तुम मुझे उनके पास लेकर चलो। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ध्यान रखना, तुम्हारे मालिक को और कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है महाराज, कल आप तैयार रहिएगा। हम लोग रात में उसी समय जंगल पर जाएंगे जहां सभी चोर इकट्ठा होते हैं। आप स्वयं अपनी आंखों से सच्चाई देख लीजिएगा। अगले दिन नंदू राजा को उस जगह पर लेकर गया जहां उसने पिछली बार सभी चोरों को इकट्ठा देखा था। लेकिन अजीब की बात थी कि उस दिन उस जगह पर कोई चोर नहीं आया। तुम मुझसे झूठ बोलते हो। तुमने मुझसे कहा था कि रात को यहीं पर चोर इकट्ठा होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अब तो तुम्हारे मालिक को कड़े से कड़े दंड मिलेंगे। इस प्रकार नंदू की यह योजना पूरी तरह से असफल हो चुकी थी। अब उसके पास बहादुर को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन सारे चोर वहीं पर थे। जरूर आसपास ही उनका रहने का ठिकाना होगा। लेकिन अब राजा मेरी बात नहीं सुनेंगे। मुझे सबसे पहले मालिक को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। नंदू ने सबसे पहले बहादुर से मिलने की योजना बनाई। एक दिन नंदू लड़खड़ाते हुए बहादुर के घर के सामने गिर गया। अरे मेरे मालिक को क्या हो गया? अरे एक बार कोई मुझे मेरे मालिक से मिलवा दे, नहीं तो इस जानवर की हत्या दोष पूरे गांव को लगेगा। कोई एक बार मेरे मालिक को यहाँ बुला दे। अरे क्या रे गधे, तुझे पता नहीं है कि बहादुर पर कितना गंभीर आरोप लगा है? उसने राजा के खजाने की चोरी करने की कोशिश की है। इस कारण राजा ने उसे फांसी देने वाले हैं। तू अपने मालिक को भूल जा। मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने घर पर रखूंगा। हाँ।
जब तक मैं अपने मालिक से एक बार नहीं मिल लेता तब तक मैं कहीं नहीं जाता। सुन लो गाँव वालों, अगर तुमने मुझे मेरे मालिक से नहीं मिलवाया तो मैं यहीं पर पटक पटक कर सर अपनी जान दे दूंगा और फिर मेरी हत्या का दोस्त तुम सबके ऊपर लगेगा। अरे ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ हो गया तो सारा गांव दोषी बन जाएगा। ऐसा मत करो, नहीं तो हमारे ऊपर भारी पाप बढ़ जाएगा। फिर भला हम क्या करेंगे? हाँ, अगर मेरे मालिक थोड़ी देर में यहाँ पर नहीं आए तो मैं सारे गांव वालों को श्राप दे दूंगा। तुम सब जल्दी जाकर राजा को खबर दे दो कि बहादुर का गधा आज अपनी जान देकर रहेगा अगर उसके मालिक से नहीं मिलवाया गया, और इसके दोषी राजा भी होंगे। गांव के लोग नंदू से बहुत ज्यादा डर गए। जल्दी से राजा के पास पहुंचे और उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा ने सोचा कि थोड़े समय की बात है, एक बार बहादुरपुर नंदू से मिलवा ही देना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है एक बार बहादुर को नंदू से मिलवा देना चाहिए। जानवर को अपने मालिक से बहुत प्रेम होता है। सैनिकों, तुम सब बहादुर को लेकर जाओ और नंदू से मिलवा कर तुरंत वापस लेकर चले आना। दो सैनिक बहादुर को लेकर नंदू के पास जाते हैं। नंदू को देखते ही बहादुर भावुक हो जाता है। दोनों सैनिक बाहर खड़े होकर पहरा देने लगते हैं। तब जाकर नंदू और बहादुर को बात करने का समय मिल पाता है। अरे, मैं तो तुझे जंगल में छोड़ आया था, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बता, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे क्या हुआ है? राजा ने तुझे आनन फानन तेरे पास भेजा। तुझे क्या हो गया? बता मुझे। मालिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बस आपसे मिलना चाहता था और मुझे उसके अलावा कोई और योजना नहीं सूझी। क्या हो गया मालिक? आपके ऊपर इतना भारी आरोप कैसे लग गया? बहादुर नंदू को पूरी बात बताता है। मैं सो रहा था, अचानक दो लोग मेरे घर में घुस आए और उन्होंने घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात रख दिए और चले गए। लेकिन जब राजा के सैनिक आए तो उन्होंने सच्चाई की तलाश करने के स्थान पर मुझे ही पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन तू तो जानता है नंदू, मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। तुझे मुझ पर विश्वास तो है ना? मालिक, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कभी चोरी नहीं कर सकते और हमें मिलकर आपके ऊपर लगे कलंक को मिटाना होगा। मेरे पास एक योजना है, बताइए, आप मेरा साथ देंगे? नंदू ने बहादुर को अपनी योजना बताई। पहले बहादुर नंदू की बात करने से मना कर दिया है, लेकिन बाद में उसने नंदू पर विश्वास करके हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद जब फांसी देने से पहले बहादुर को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। तुमने खजाने से चोरी की है, ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। अब तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। बताओ, मरने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? यदि ऐसा है तो साबित हो चुका है कि मैं एक चोर हूँ, तो ठीक है, मैं फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। राजा बहादुर की बातों से संतुष्ट दिखे। तभी अचानक बहादुर ने कुछ ऐसा किया जिससे राज दरबार में सभी हैरान रह गए। बहादुर ने राजा की तलवार उठाई और भागते हुए उसे मंत्री के पास रख दिया और वहां से आगे बढ़ गया। तभी सैनिक ने बहादुर को घेर लिया। दुष्ट, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम राजा की तलवार को कहां ले जा रहे हो? तुम्हें इस प्रकार चोरी करना शोभा नहीं देता। महाराज, मुझे लगता है असली चोर मंत्री है, क्योंकि तलवार तो उनके पास पड़ी हुई है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर आप मुझे कैसे कह रहे हो? किंतु हम सब ने तुम्हें तलवार को उठाते हुए और इस मंत्री के पास रखते हुए देखा है। इसका अर्थ यही हुआ कि चोरी करने की योजना तुम्हारी थी। तुम मंत्री जी को गलत आरोप में फंसा रहे हो।
महाराज, ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ था जब मैं अपने घर में सो रहा था। अचानक से दो चोर मेरे घर में घुस आए और अपने आप को बचाने के लिए चोरी की हुआ सामान मेरे घर में रख दिया और वहां से चले गए। इन सैनिकों ने मुझे चोर घोषित कर दिया तब। हाँ, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। आखिरकार तुमने अपना सच सिद्ध कर दिया और मेरे हाथों एक निर्दोष को दंड देने से बचा लिया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। राजा ने बहादुर को क्षमा कर दिया। बहादुर ने राजा को बताया कि दरअसल ये योजना किसी और की नहीं बल्कि नंदू की थी। तब राजा बहुत खुश हुए। महाराज, जब सबको लग रहा था कि मैंने चोरी की है, तब केवल नंदू ही है जिसने मेरा साथ दिया और आज मैं अपने आप को सच्चा साबित कर पाया हूँ महाराज। राजा बहादुर और नंदू को राज दरबार में रहने का आदेश दे देते हैं। वह बहादुर को राज दरबार में ऊंचा पद देते हैं और साथ ही नंदू का भी बहुत सम्मान करते हैं। राजा नंदू से चोरों के गिरोह को पकड़वाने के लिए मदद मांगते हैं। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। तुमने अवश्य ही जंगल में चोरों को देखा होगा। अब उन्हें पकड़वाने में तुम हमारी सहायता करो, क्योंकि नगर में जगह जगह चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। पकड़े नहीं गए तो किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। महाराज, मैं जिस जगह पर चोरों को सभा करते हुए देखा था, मुझे लगता है हमें हर दिन सैनिक तैनात रखने चाहिए। उस दिन अवश्य लौटकर वो उस जगह पर जरूर आएंगे। हाँ। हाँ, तुम हमारे सबसे बहादुर सैनिक हो नंदू। हम तुम्हें जंगल में तैनात करते हैं। अब से चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ। राजा की बात मानते हुए नंदू जंगल में रहने लगता है। आखिरकार एक दिन उसे चोरों का गिरोह नजर आता है। नंदू सबसे पहले जाकर उनसे बातचीत करता है। अरे, अब मुझे तो तुम सबको देखकर बहुत दुख होता है। थोड़ी सी चोरी करते हो और फिर भागकर इधर उधर छुपना पड़ता है। बेचारे लोग हो तुम। काश मैं भी तुम्हारी तरह इंसान होता, फिर देखते मैं कितना धनवान होता। अरे, तुम ज्यादा बोल रहे हो गधे। हम छुपे नहीं, यहाँ पास में हमारा घर है। और वैसे भी तुम क्या जानो, हमने बहुत बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है। तुम्हें क्या पता, ये सब कुछ बुद्धि का काम है और गधे तो वैसे भी मूर्ख होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर उपाय बताने आया था, जिसके बाद फिर तुम कभी चोरी नहीं करते। पर यदि तुम्हें गधे मूर्ख लगते हैं तो ठीक है, फिर मैं अपना ये विचार किसी और को बताऊंगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? रोको उसे। मुझे लगता है अवश्य ही उसके पास किसी खजाने का पता है। हमें उसे रोककर बात करनी चाहिए। उसने हमसे कहा कि अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो फिर हमें कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। चलो चलो, हम उसके पास चलते हैं भाई। वह तीनों नंदू गधे को रोक लेते हैं और उससे प्यार से बात करने लगते हैं। अरे अरे, बताओ ना भैया, तुम्हारे पास क्या तरकीब है जिसके बाद हमें फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, हमारा मकसद तुम्हारा अपमान करना बिल्कुल नहीं था। हम तो तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। हाँ। नहीं नहीं, मुझे अब किसी से दोस्ती नहीं करनी। मैं तो मौत से हूँ। तुम सब जो अपना काम करो, मेरे पीछे मत आओ। आखिरकार वह तीनों नंदू गधे की मनोहर करते हैं और नंदू गधा उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खजाने का रहस्य बताता हूँ। इसके बाद तुम लोग को जीवन में कभी चोरी करनी नहीं पड़ेगी। तो मेरी बात मानो। नंदू चोरों और उनकी मुखिया को एक योजना बताता है। सभी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लीजिए महाराज, आपके चोर मुझे खुद अपने कंधे पर बिठाकर आपके पास लाए हैं। अब आप इन्हें कड़े से कड़ी दंड दे सकते हैं, क्योंकि यही चोर है। हाँ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो हमसे कहा था कि तुम राजा के प्रिय हो और हम तुम्हें इस प्रकार महल में लेकर आएंगे तो राजा खुश होकर हमें इनाम देंगे। और तुमने ये भी कहा था कि राजा के सिंहासन में हीरे जेवरात लगे हैं, अगर हम उन्हें चोरी कर लें तो हमें जीवन भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो क्या तुम्हारी सारी बातें झूठी थी? हाँ हाँ, तुमने गधे को मूर्ख कहा था और देखो गधे ने तुम्हें मूर्ख बनाया। मैंने तो बस तुम्हें राजा के सामने प्रस्तुत करने के लिए लालच दिया। दरअसल महाराज, मैंने उनसे कहा था कि आपका सिंहासन हीरे जेवरात लगा है और जब चाहे उन्हें लेकर यहाँ से भाग सकते हैं। सचमुच नंदू, तुम्हारा जवाब नहीं। तुमने इतनी आसानी से इस गिरोह को पकड़वा दिया। तुम्हारी बुद्धि असीमित है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार राजा नंदू की तारीफ करते हैं। दरबार के सभी लोग नंदू की बुद्धिमत्ता के कायल हो जाते हैं। उन चोरों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। सही कहा कविता, इसकी वजह सेनापति ही है। वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी मुझसे मिलने ही नहीं आते हैं। उन्हें एक बार तो आना चाहिए ना, वो तो मुझे भूल ही चुके हैं। अच्छा, तो ये बात है, तो आप उनके साथ समय व्यतीत करना चाहती हैं, पर राज्य के कामों की वजह से उन्हें समय ही नहीं मिलता। हाँ, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? अरे आप कर सकती हैं राजकुमारी जी। सोचिए, अगर महाराज खुद आपको और सेनापति जी को एक साथ समय व्यतीत करने को कहें तो? पर पिताश्री ऐसा क्यों करेंगे? करेंगे क्योंकि आप शिकार पर जाना चाहती हैं। पर शिकार पर मैं क्यों जाना चाहूंगी? ताकि आप दोनों को समय मिल सके। अगर आप महाराज को कहेंगे कि आपको शिकार पर जाना है तो आपको अकेले तो कभी नहीं जाने देंगे। एक भरोसेमंद व्यक्ति को भेजेंगे ताकि आपको कुछ हो ना जाए। और महाराज के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति कौन है? पिताश्री सबसे ज्यादा तो सेनापति जी पर ही भरोसा करते हैं। मतलब अगर आपने शिकार करने के लिए जंगल जाने की जिद की तो आपके साथ किसे आपकी रक्षा करने के लिए भेजेंगे? सेनापति जी को। वाह कविता, क्या सुझाव दिया है। सच में एक तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझती हो और हर वक्त मेरी मदद भी करती है। तो ठीक है, मैं अभी जाती हूँ पिताश्री के पास और उनसे शिकार पर जाने की जिद करती हूँ। फिर राजकुमारी इंदुमती महाराज के पास जाने लगती है। राजकुमारी इंदुमती सेनापति विजय से बेहद प्रेम करती है और उनके साथ हमेशा समय व्यतीत करना चाहती है और इसके लिए वो हमेशा कोई न कोई बहाना कर ही लेती है ताकि वो मिल सके। पुत्री, तुम यहाँ? कोई खास बात है क्या? जी पिताश्री, मुझे शिकार पर जाना है। शिकार पर जाना है? पर तुम्हें तो शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया? हम यहाँ की राजकुमारी हैं और हमारा जब जो मन होगा हम वही करेंगे। आप बस मुझे जाने दें। नहीं नहीं, हम तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते हैं। तुम्हारा बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम स्वयं तुम्हारे साथ चलेंगे। पर पिताश्री, आप क्यों जाएंगे? आपको तो ढेर सारे काम होंगे ना राजमहल में। काम तो है, पर अपनी पुत्री की इच्छा के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। काम तो होते रहेगा, पर पुत्री के साथ भी समय बिताना चाहिए। कितने दिन हो गए हैं हमें एक साथ कहीं गए हुए। महाराज की बात सुनकर राजकुमारी परेशानी में आ जाती है। उनकी योजना विफल होते हुए दिख रही होती है कि तभी मंत्री जी महाराज को जाने से मना कर देते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, पर आज आप राजमहल से बाहर नहीं जा सकते हैं। और हम जान सकते हैं कि ऐसा क्यों?
आप इतनी जल्दी भूल गए महाराज। आज दूसरे राज्य के राजा यहाँ आने वाले हैं संधि करने के लिए। आज आपका राजमहल में होना बहुत जरूरी है। हाँ अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया मंत्री जी, मैं तो भूल ही गया था, मुझे माफ करना। पर आज तो मैं नहीं जा सकता हूँ पुत्री। एक काम करो, आज तुम सेनापति विजय के साथ चली जाओ, हम किसी और दिन चले जाएंगे, ठीक है? जी पिताश्री, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, और एक बात, वैसे तो हमें आप पर पूरा भरोसा है सेनापति विजय, पर फिर भी हमारी राजकुमारी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, समझ गए ना? जी महाराज, आप निश्चित रहे, मेरे होते हुए राजकुमारी को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। सेनापति के ऐसा कहते ही महाराज पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं और सेनापति राजकुमारी के साथ शिकार के बहाने से जंगल चली जाती है। राजकुमारी जी, आपको पता है ना कि हमें कितने काम रहते हैं, फिर भी अपने महाराज को झूठ बोलकर हमें यहाँ लेकर आ गई। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? मैंने झूठ कब बोला? मुझे तो सच में आपके साथ शिकार करने का मन है और आप मुझसे मिलने ही नहीं आते हैं, तो मैं क्या करती? मुझे जो सही लगा मैंने तो बस वही किया। क्या आप मेरे साथ समय व्यतीत नहीं करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। कहते तो हैं कि आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं, पर आज तक आपने कुछ किया भी है हमारे लिए? मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, पर शायद से आप भूल गई हैं। पर कोई बात नहीं, आप बताएं कि क्या चाहती हैं आप? मैं क्या करूं कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। सेनापति के ऐसा कहते ही राजकुमारी सोचने लगती है और तभी उन्हें सामने एक हिरन दिखता है। सेनापति जी, आपको सामने एक हिरन दिख रहा है, आपको उसका शिकार करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। मैं अभी उस हिरन का शिकार करके आता हूँ। अरे थोड़ा ठहर जाइए, आपने तो मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैंने कहा आपको शिकार करना है, पर ऐसे नहीं, आपको अपनी आंखें बंद करके हिरन का शिकार करना पड़ेगा। आंखें बंद करके शिकार? हाँ, अगर आप मुझसे सच में प्रेम करते हैं तो आप आंख बंद करके शिकार जरूर कर पाएंगे और यही होगा सबूत कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो ठीक है, हमें मंजूर है। अब तो हम आपको साबित करके ही रहेंगे कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। राजकुमारी की शर्त को मानते हुए सेनापति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और हिरन पर तीर साध देते हैं और जैसे ही वो तीर चलाते हैं, हिरन वहां से अचानक ही हट जाता है और भाग जाता है, जिससे तीर पीछे पेड़ पर बैठे उस साधु के दाएं हाथ पर लग जाता है जो तपस्या कर रहे होते हैं, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाती है और वो चिल्ला कर उठते हैं। कौन है वो पापी जिसने एक साधु की तपस्या भंग करने का जघन्य अपराध किया है? कौन है वो? मुझे क्षमा करें मुनिवर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तो तू है वो जिसने तीर चलाया? मैं तुझे श्राप देता हूँ। रुक जाइए ऋषिवर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही इन्हें आंख बंद करके तीर चलाने को कहा था। आपकी तपस्या भंग होने की वजह मैं हूँ। तो ठीक है, तुमने एक साधु की तपस्या भंग की, तुम्हारी वजह से मुझे तीर लगा। मेरी वर्षों की मेहनत बर्बाद कर दी तुमने, जिसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें एक गंभीर बीमारी हो जाए, जिससे कुछ ही दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्षमा मुनिवर, क्षमा, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। हम तो हिरन का शिकार कर रहे थे, पर तीर चलाते ही वो हिरन हट गई, जिससे वो तीर आपको लग गया। आप अनजाने में हुई भूल के कारण इतनी बड़ी सजा ना दे ऋषिवर, दया करे, दया करे। सेनापति उस साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है और दया की भीख मांगता है
और साधु को समझाने की बहुत कोशिश करता है। कुछ देर बाद साधु शांत हो जाता है और उन्हें उन दोनों पर दया आने लगता है। देखो, मैं एक साधु हूँ और साधु का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैं ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, पर तुम्हें एक उपाय जरूर बता सकता हूँ, पर वो आसान नहीं होने वाला। तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तभी तुम इस श्राप को दूर कर पाओगे। हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ ऋषिवर। आप बस मुझे उपाय बताएं। मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जिससे राजकुमारी खुश रह सके और उन्हें कुछ ना हो। तो ठीक है, यहाँ से ठीक पूर्व की ओर एक घना जंगल है जिसके अंदर तुम्हें एक मूर्ति नदी के पास मिलेगा। उस मूर्ति के पास एक तिलस्मी सेब होगा जो दुनिया के किसी भी रोग को दूर कर सकता है, पर उस तिलस्मी सेब को लेने के लिए तुम्हें उस मूर्ति के चुनौतियों और पहेलियों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम सफल होते हो तो ही वो सेब तुम्हें प्राप्त हो सकता है जिससे तुम राजकुमारी के प्राण बचा सकते हो। बस एक यही अंतिम रास्ता है, तो बताओ, क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? जी ऋषिवर, मैं तैयार हूँ। आपका धन्यवाद मुझे ये रास्ता बताने के लिए। उसके बाद साधु वहाँ से चला जाता है और राजकुमारी इंदुमती जोर जोर से खांसने लगती हैं और बेहोश हो जाती हैं, जिसके बाद राजकुमारी को राजमहल में ले जाया जाता है। हाँ, तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो गया जंगल में? क्या हुआ? मुझे सब सच सच विस्तार से बताओ। उसके बाद सेनापति विजय महाराज को सब सच सच बता देते हैं, जिसे सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते हैं। हमने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी कि राजकुमारी को कुछ भी न हो। हमने तुम पर भरोसा किया, पर शायद तुम भरोसे के योग्य भी नहीं थे। नहीं, आज तुम्हारी वजह से मेरी पुत्री का ये हाल हुआ है। तुम सेनापति बनने के योग्य नहीं हो। मुझे माफ कर दीजिए, पर आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं राजकुमारी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वो तिलस्मी सेब जरूर लाऊंगा। आप भरोसा करें महाराज। जितना भरोसा करना था हमने कर लिया, अब और नहीं। सैनिकों, इसे पकड़ लो और डाल दो कारागार में। और हाँ, एक बात याद रखना, विजय, अगर मेरी पुत्री को कुछ भी हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे। अभी तो सिर्फ कारागार मिला है, पर राजकुमारी को कुछ हुआ तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें मौत भी पसंद होगा, पर वो भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। समझे? अब ले जाओ इसे। महाराज क्रोध में आकर विजय को कारागार में डलवा देते हैं और राजकुमारी के पास जाते हैं, जहां राजकुमारी लेटी हुई होती है और उनकी तबीयत बहुत ही खराब होती है। पिताश्री, आप यहाँ, और सेनापति जी कहाँ हैं? बेटी, तुम चिंता मत करो, उसे जहां होना चाहिए हमने उसे भेज दिया है। हमें इस बात का बेहद दुख है कि हमने तुम्हें उसके भरोसे जंगल जाने दिया। हमें तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। अगर हम तुम्हारे साथ गए होते तो सब कभी नहीं होता। पर अब तुम चिंता मत करो, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम तुम्हें ठीक करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहते ही महाराज वहाँ से चले जाते हैं और कविता राजकुमारी के लिए भोजन लेकर आती है। ये लीजिए राजकुमारी, भोजन कर लीजिए। एक बात बताओ कविता, पिताश्री ने हमसे कहा कि सेनापति जी को जहाँ होना चाहिए उन्हें वहाँ भेज दिया गया है। अब क्या तुम जानती हो कि उन्हें कहाँ भेजा गया है? आपको क्या लगता है, आपके इस हालत के बाद उन्हें कहाँ भेजा गया होगा? महाराज ने उन्हें कारागार में डाल दिया है राजकुमारी जी। क्या कहा? कारागार में? पिताश्री ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये उन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं उन्हें अभी समझा कर आती हूँ, इससे उनकी कोई गलती नहीं है।
नहीं राजकुमारी जी, आप आराम कीजिए। महाराज के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। अभी वो आपकी इस हालत से बहुत ही परेशान है। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दीजिए और अब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए और बस आराम कीजिए। दासी की ये बात सुनकर राजकुमारी बहुत ही परेशान हो जाती है और भोजन करने से भी मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ महाराज पूरे राज्य में ये ऐलान करते हैं कि जो भी उस तिलस्मी सेब को लाकर देगा, महाराज उसे बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। जिसे सुनकर राज्य के कई लोग इस तिलस्मी सेब को लाने की कोशिश करते हैं, पर सभी नाकामयाब होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिन तेजी से बीतते जा रहे थे और राजकुमारी की तबीयत खराब होती ही जा रही थी। उनके जाने का समय नजदीक आने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतनी कोशिशों के बाद भी कोई भी उस तिलस्मी सेब को नहीं ला पा रहा है। ऊपर से मेरी पुत्री की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो क्या करूं? हम यहाँ महाराज होते हुए भी अपनी पुत्री को बचा नहीं पा रहे हैं, तो इस राज्य को कैसे बचाएंगे? हमसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही पुत्री, देखी नहीं जा रही। तो क्या आप सच में मुझे बचाना चाहते हैं? तो मेरी एक बात मानेंगे? हाँ, अगर तुम इससे बच जाओगी तो हम जरूर मानेंगे। तो आप सेनापति विजय को छोड़ दें। नहीं, जिसकी वजह से हमारी पुत्री का यह हाल हुआ है, हम उसे मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। मेरी इस हालत की वजह वो नहीं है पिताश्री। ये सब मेरी ही भूल के कारण हुई थी। अगर मैं उन्हें आंख बंद करके तीर चलाने को नहीं कहती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसलिए कह रही हूँ पिताश्री कि उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि एक वही है जो मेरे प्राण बचा सकते हैं। पर वो तुम्हारी जान भला क्यों बचाएगा? वो धोखा भी तो दे सकता है ना? नहीं, वो धोखा कभी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे बेहद प्रेम करते हैं पिताश्री। ये तुम क्या कह रही हो? सेनापति विजय तुमसे प्रेम करता है। राजकुमारी की बात सुनकर महाराज मान जाते हैं और सेनापति विजय को आजाद कर देते हैं। देखो विजय, मुझे तुम दोनों के बारे में अभी अभी पता चला है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो और इसलिए इंदुमती तुम पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसका भरोसा नहीं तोड़ोगे और उसे बचा लोगे। जी महाराज, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं राजकुमारी को बचा कर ही रहूंगा और ये साबित भी करूंगा कि मैं उनके पति बनने योग्य हूं। तो ठीक है, मैं भी वादा करता हूं, अगर तुम मेरी पुत्री को बचाने में कामयाब हो तो मैं तुम दोनों का विवाह खुशी खुशी करा दूंगा। महाराज के ऐसा कहते ही सेनापति विजय वहां से जंगल की ओर चले जाते हैं तिलस्मी सेब को लेने के लिए। लेकिन उससे पहले वो उसी साधु के पास जाता है जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। तुम यहाँ आए हो तो इसका अर्थ एक ही है कि तुम तिलस्मी सेब को पाने में असफल रहे। हाँ, नहीं नहीं मुनिवर, मैं तो अभी तक वहां गया ही नहीं। मैं तो बस आपसे कुछ सलाह लेने आया हूँ। सलाह? कैसी सलाह? उस दिन के घटना के बाद महाराज ने मुझे कारागार में डाल दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने इनाम के लालच में उस फल को प्राप्त करने की कोशिश की, पर सभी लोग नाकामयाब रहे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं राजकुमारी के प्राण बचा सकूं। हाँ, अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं। जी ऋषिवर, मैं ध्यान से सुनूंगा। जंगल के अंदर जो मूर्ति है वो भी एक श्राप के कारण ही मूर्ति बनी है। उससे पहले वह दुनिया का सबसे विद्वान पंडित था, जिसे एक छोटी से भूल के कारण सजा मिली है। उसके श्राप के अनुसार जब तक कोई उसके पास वो तिलस्मी सेब नहीं लेता है तब तक वो आजाद नहीं हो पाएगा। इसलिए वो जितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो भी नहीं चाहेगा कि कोई जीत ना सके
इसलिए वो जो भी प्रश्न पूछेगा या जो भी कार्य को देगा, उसके बाद वो कोई ना कोई सुराग जरूर देगा ताकि तुम वो फल जीत जाओ। तुम्हें बस उसके बातों को ध्यान से सुनकर अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात है। आपका धन्यवाद ऋषिवर, मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात बताने के लिए। अब मैं चलता हूँ मुनिवर। उसके बाद विजय जंगल में उस मूर्ति की ओर जाने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है। तो तुम भी आ गए इस तिलस्मी सेब को प्राप्त करने के लिए? क्या तुम भी महाराज के इनाम के लालच में आए हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी लालच के कारण नहीं आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि अपनी प्रेमिका को बचा सकूं। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए? कितने सालों बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो अपने प्रेमिका को बचाने आया है। पर अफसोस, मुझे नहीं लगता तुम में वो काबिलियत है कि तुम अपनी प्रेमिका को बचा सकते हो। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप बस परीक्षा लीजिए। मेरा प्यार ही मुझसे इतना कामयाब बनाएगा कि मैं हर चुनौती या हर प्रश्न का जवाब दे सकूं। तुम में दम तो है। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम्हारा प्यार जीता है या मेरी बुद्धि। तो प्रश्न पूछने से पहले तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। अगर तुम सफल होते हो तो ही मैं तुम्हें प्रश्न पूछूंगा, जिसके सही उत्तर देने के बाद ही मैं तुम्हें वो तिलस्मी सेब दूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। तो बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कई वर्षों से यहाँ पर हूँ, जिसके कारण कुछ वर्ष पहले ही मेरे कान इस नदी में डूब गए। मुझे बस कान चाहिए। इसके लिए तुम जितना समय लेना चाहोगे ले सकते हो। मूर्ति की बात सुनने के बाद विजय नदी में चला जाता है और कान को ढूंढने लगता है, पर बहुत समय बीत जाने के बाद भी उसे कान नहीं मिलता है। ये क्या, कान तो मिल ही नहीं रहे। अगर मैं सही हूं तो ये मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है। अगर सच में कान डूब गए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब वो मिलेंगे, क्योंकि वो तो अब तक गल गए होंगे और गलकर जल में मिल चुके होंगे। पर अगर ऐसा है तो वो मुझे ऐसा काम क्यों देगा जिसे करना असंभव हो। उसके बाद विजय इस बारे में काफी सोचता है और मूर्ति की बोली हुई बात को ध्यान से याद करता है, जिससे उसे कुछ पता चलता है और वो फिर मिट्टी से कान बनाने लगता है और कुछ देर बाद मिट्टी से बने कान को मूर्ति को दे देता है। तो तुमने मेरी बात को समझ लिया कि मुझे बस कान चाहिए। मेरे ही कान हो या जरूरी नहीं है। मैं जितना सोचा तुम उतने बेवकूफ नहीं हो। अच्छा तो बताइए, अब आपकी अगली चुनौती क्या है? मैं अपनी अगली चुनौती बताने से पहले चाहूंगा कि तुम मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हें ये तिलस्मी फल क्यों चाहिए। मूर्ति के ऐसा पूछते ही विजय शुरू से सारी बात विस्तार से उस मूर्ति को बता देता है, जिसे सुनने के बाद मूर्ति अगली चुनौती देता है। तुम्हारी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं तुम्हें अब ऐसी चुनौती देने वाला हूँ जिसे तुम शायद पूरा ही कर सको। हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ ऐसी चुनौती देंगे जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। इसलिए आप बस बताएं कि मुझे अब क्या करना होगा। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें 2 काम देता हूँ, जिसमें से एक को तुम्हें पूरा करना ही होगा। पहला, मुझ पर आंख बंद कर तीर चलाना होगा और दूसरा, तुम्हें आंख खोलकर मारना होगा उसी हिरन को जिसे तुम मार नहीं सके थे। तो बताओ तुम क्या करोगे?
उससे पहले मेरा एक सवाल है कि अगर मैं आपको तीर मारूंगा तो क्या आप फिर जिंदा रहेंगे? नहीं, मैं भले ही मूर्ति बना हूं, पर मेरा शरीर इंसानों की तरह ही काम कर रहा है। तुम्हारे तीर मारने से मेरे शरीर की भी खून निकलेगा और मैं मर जाऊंगा। ये क्या? ये दोनों कार्य ही करना असंभव सा लग रहा है। अगर मैंने मूर्ति को तीर मारा तो वो मर जाएगा, फिर मुझे कभी भी वो तिलस्मी फल नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मैं जिस हिरन को मारने वाला था, उस हिरन की पहचान तो चाह कर भी नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूं? आखिर ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं? विजय एक बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ जाता है और बहुत देर तक उस विषय में सोचता है। अंत में वह इस उलझन को भी समझ लेता है और वो पहला कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, तो तुम मेरे ऊपर आग बंद करके तीर चलाने के लिए तैयार हो, जबकि तुम्हें पता है कि इससे मैं मार सकता हूँ। हाँ, सही समझा आपने। मैं आग बंद करके तीर चलाऊंगा, क्योंकि उस हिरन की पहचान करके मैं उसे ढूंढ नहीं सकता। उसके बाद विजय अपनी आंखें बंद कर लेता है और मूर्ति पर तीर साधता है और तीर चला देता है, पर वो तीर मूर्ति को नहीं लगती है। अरे ये क्या, तुम्हारा तीर तो मुझे लगा ही नहीं, तुम तो हार गए। पर बात तो तीर चलाने की हुई थी ना, आपको मारने की बात तो हुई ही नहीं थी। आपने कहा था कि मुझे आंख बंद करके तीर चलाना है, जो मैंने चला दिया, तो मतलब मैं जीत गया। अब आप मुझसे अगली चुनौती बताइए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने दोनों कार्यों को पूरा कर दिया और अब पहली पर आ गए हैं। अब तो मुझे भी तुमसे काफी उम्मीद है। यहाँ तक आने के बाद हार मत जाना दोस्त। हाँ, कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही मैं हारूंगा। तो ठीक है, मेरा पहला प्रश्न, मैं हर जगह होता हूँ लेकिन मुझे देख नहीं सकते। मुझे बोलो, मैं टूट जाता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं हर जगह होता हूँ लेकिन मुझे देख नहीं सकते। मुझे बोलो, मैं टूट जाता हूँ, मैं क्या हूँ? आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो टूट जाती है और जिसे देखा नहीं जा सकता? हाँ, अरे क्या हो गया? बोलो बोलो। मैं तो नहीं बोलूंगा, एकदम चुप रहूंगा, बिल्कुल खामोश। हाँ हाँ हाँ, तो मत बताइए, मैंने कब आपसे पूछा? सेनापति इस पहेली को सुलझाने की पूरी कोशिश करता है, पर सुलझा नहीं पाता है। उसके बाद विजय मूर्ति को हर बात को ध्यान से सुनने लगता है और उसे कुछ याद आता है, मूर्ति की वो दूसरी बात। हाँ, मुझे मिल गया। इसका सही जवाब खामोशी है। खामोशी? और वो कैसे? क्योंकि खामोशी को कोई नहीं देख सकता और वो हर जगह होता है, पर अगर कुछ बोला जाए या बात की जाए तो खामोशी टूट जाती है। क्योंकि खामोशी को कोई नहीं देख सकता और वो हर जगह होता है, पर अगर कुछ बोला जाए या बात की जाए तो खामोशी टूट जाती है। हाँ, क्या बात है, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब मेरा दूसरा प्रश्न, ना खून ना हड्डी, सिर है पर धड़ नहीं, चेहरा है पर आंख नहीं, हर घर में बसा हूं मैं कहीं, बताओ मैं कौन हूं? ये तो पिछली वाली पहेली से भी मुश्किल लग रहा है। ना खून ना हड्डी, ना सिर ना धड़ है, ना चेहरा है, पर आंख नहीं। ये कैसे हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस बार तो ये मूर्ति मुझे कोई सुराग भी नहीं दे रहा। विजय बहुत ही सोचने लगता है, पर उसे इस बार कोई सुराग ना मिलने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। हाँ, क्या हुआ? क्या तुमने ऐसा किसी को नहीं देखा जिसका ना चेहरा दिखता हो ना आंखें, बस ध्वनि सुनाई मिलती हो?
भला किसी को आंखें और चेहरा क्यों नहीं दिखेगा? मूर्ति के इस बात को वह सोच ही रहा था कि उसे जवाब मिल जाता है। हाँ हाँ, मुखौटा मुखौटा, इसका सही जवाब। इसकी ना खून ना हड्डी ना सिर है, पर धड़ नहीं चेहरा है, पर आंख नहीं, वो मुखौटा ही है। हाँ, तुमने एक बार फिर से सही जवाब दिया। तो ठीक है, ये तुम्हारा अंतिम सवाल है, जिसका जवाब अगर तुमने दे दिया तो तुम्हें वो तिलस्मी सेब मिल जाएगा। क्या तुम तैयार हो? जी जी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अच्छा तो बताओ, ना आग है, ना ही धूप और ना ही कोई जलने वाली चीज, फिर भी वो देती है रोशनी। दिन में वो दिखती नहीं, रात में कभी आधी तो कभी पूरी, तो कभी रात को ना भी दिखे, पर जब भी दिखे चमकती हुई दिखे। बताओ क्या है वो? ना आग है, ना ही धूप और ना ही कोई जलने वाली चीज, फिर भी वो देती है रोशनी, पर बिना धूप या आग के कोई रोशनी कैसे दे सकती है? और दिन में नहीं दिखती, रात को ही दिखती है, पर कभी आधी तो कभी पूरी और कभी कभी तो रात को भी नहीं दिखती। भला ये क्या हो सकता है? विजय फिर से सोच में पड़ जाता है, और चूंकि ये आखिरी पहेली है जिसका जवाब देने से वो तिलस्मी सेब मिलेगी, इसलिए उसे अब बहुत ही सोच समझकर उत्तर देना होगा, नहीं तो वो उस सेब को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुछ देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर से मूर्ति ने सुराग देने की कोशिश की। हाँ, अरे और कितना समय लगाओगे? जल्दी करो, नहीं तो रात हो जाएगी। भला रात होने से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन एक क्षण रात हो ही जाएगी। रात, हाँ, मुझे इसका जवाब मिल गया, मुझे इसका जवाब मिल गया। अच्छा तो बताओ, इसका जवाब क्या है? चांद 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 है इसका जवाब, जो ना आग है, ना ही धूप और ना ही कोई जलने वाली चीज, फिर भी वो देती है रोशनी और दिन में नहीं दिखती, रात को दिखती है, पर कभी कभी आधी तो कभी कभी रात को दिखती भी नहीं है। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, शाबाश। मुझे खुशी है कि तुम मेरे दिए हुए इशारे को समझ पाए। हाँ। के बाद वो मूर्ति अपने असली रूप में आ जाता है, पंडित के रूप में, और वो भी श्राप मुक्त हो जाता है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी आजाद हो सकता हूँ, पर आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हूँ, और इसलिए ये लो तुम्हारा तिलस्मी सेब। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे सुराग दिए, नहीं तो मैं कभी इन पहेलियों के उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि मेरा काम युद्ध करना है। बुद्धि वाले काम मुझसे नहीं हो पाते हैं। अगर इतना ही दिमाग होता तो मैं सेनापति नहीं बल्कि मंत्री या आपकी तरह पंडित होता। वाह, तुम्हें पता था कि तुम पहेलियों का जवाब नहीं दे पाओगे, फिर भी तुम यहाँ आए। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो राजकुमारी नहीं बच पाती, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। पर अब मुझे ये तिलस्मी सेब मिल चुका है, और इसलिए अब मैं राजकुमारी को बचा पाऊंगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। के बाद विजय उस तिलस्मी सेब को लेकर चला जाता है। और राजमहल जाकर राजकुमारी को खिला देता है, जिसके बाद राजकुमारी कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, और महाराज के वादे के अनुसार महाराज उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाते हैं, और फिर सब पहले जैसा ठीक हो जाता है।